आज हम लोग अपना नया टॉपिक इकोनॉमिक एप्लीकेशंस ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो मैंने इंटीग्रेशन के पहले वीडियो में आपको बताया था कि इंटीग्रेशन के हमारे दो एप्लीकेशन होते हैं, जिनमें से पहला होता है फाइंडिंग फंक्शन इफ़ इट्स डेरिवेटिव इज़ गिवन। ये जो होता है हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के केसेस में करते हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है वो पूरा का पूरा यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये होता कैसे है, पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो मान लीजिए कोई फंक्शन है, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन 5x² प्लस 2x प्लस 9 समथिंग। ठीक है, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट में सिंपल सा फंक्शन लिया है, तो आपको एग्जांपल देने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं। while I will differentiate with d over dx of fx, मुझे f डैश x मिलेगा जो कि क्या होगा 10x प्लस 2। आई होप ये क्लियर है। अगर मैं f डैश x जो मुझे मिला है उसे इंटीग्रेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं दोनों एंटी डेरिवेटिव होते हैं एक दूसरे के, तो मुझे जो फंक्शन है वो वापस मिल जाएगा। तो देखते हैं एक बार कर 10x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू dx, तो मुझे क्या मिलेगा 10x dx का इंटीग्रेशन एंड 2dx का इंटीग्रेशन। दिस विल गिव मी 10x² बाई 2 प्लस 2x प्लस c। ये इससे कट आउट होगा, दिस विल गिव मी 5x² प्लस 2x प्लस c। तो आई होप इन ये फंक्शन और ये फंक्शन आप देख सकते हैं दोनों सेम है, बस एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर c है और यहाँ पर 9 है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जब हम इसका पहला एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हमने उसमें देखा है कि एंटी डेरिवेटिव होने का एक्चुअली मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन के, कि हमारे पास कोई भी डेरिवेटिव है तो जब हम उसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वो फंक्शन वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर उसमें कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को हमें बाद में डिराइव करना पड़ता है। इसको डिराइव करने का तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो एप्लीकेशंस में यूज़ होने वाला है। तो लेट्स सी एफ एक्स, मैं थोड़ा सा ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखते हैं, एफ एक्स इज़ टू 5x² प्लस 2x प्लस 9। अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो एफ एक्स की क्या वैल्यू आएगी, दैट इज़ f0 की वैल्यू क्या आएगी इस फंक्शन की, दिस विल गिव मी 0 प्लस 9। समझ में आ रहा है आई होप। तो एक और नंबर से करते हैं। अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 रखूँगा इसी फंक्शन में तो वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 1 रखने पर 5 प्लस 2 प्लस 9 विल गिव मी 16। ओके, तो f ऑफ 1। तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम इस c को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, पहले ये समझिए, क्वेश्चन में आपको गिवन का हुआ होगा, गिवन में आपको पहले क्वेश्चन में दिया होगा कि जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू दी होगी आपको एट एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग। आई होप क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन में ये चीज़ आपको गिवन होगी, आपको एंटी डेरिवेटिव दिया जाएगा लाइक दिस, आपको ये चीज़ गिवन होगी कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है एट एक्स समथिंग। जैसे एफ एक्स की वैल्यू 9 है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, या एफ एक्स की वैल्यू 16 है एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम बची हुई चीज़ जो उसकी c है हम वो भी इंटीग्रेशन में निकाल सकते हैं। कैसे, तो एफ एक्स की वैल्यू 9 है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो मैं इस इक्वेशन में
जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करूँगा और fx की जगह 9 पुट करूँगा। तो दिस विल गिव मी 9 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस c। सॉल्व करने पर c की वैल्यू 9 डायरेक्टली आ गई। अब मैं इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो जो मेरा फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन वो कम्प्लीटली अब मुझे पता चल गया है। आई होप समझ में आ रहा है। अभी मुझे सी नहीं पता था, पर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके यूज़ से मैंने कंप्लीट फंक्शन निकाल दिया है। इसी चीज़ को एक बार और ट्राई करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 1 के साथ। तो आपको एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 16 एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप 1 पुट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5, 2 इंटू 1 2, 5 प्लस 2 7, उस तरफ जाएगा -7। दिस विल गिव मी 9। अगेन मैं इसी चीज़ में सब्सटीट्यूट करूँगा, मुझे ओरिजिनल फंक्शन फिर से मिल जाएगा। सी की वैल्यू 9 आ रही है। आई होप ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। इन्हीं कॉन्सेप्ट के यूज़ से हम अभी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कई क्वेश्चंस में क्या हो सकता है कि आपको ये एफ एक्स और ये एक्स इज इक्वल्स टू वाली जो वैल्यू वो नहीं दी हुई होगी। तो ऐसे केसेस में हम या तो क्वेश्चन को सी पर ही छोड़ाएंगे, या अगर कोई इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन दी होगी तो उसकी मदद से सी डिराइव करेंगे। तो एक बार मैं सम अप कर देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। बेसिकली हमने क्या किया, ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए किया था आप लोगों को। बेसिकली हमें एक एंटी डेरिवेटिव दिया हुआ है होगा क्वेश्चंस में, उसको हमें इंटीग्रेट करना है। उससे हमें एक फंक्शन मिलेगा जिस फंक्शन में कांस्टेंट रहेगा। आई होप यू गेटिंग इट। कांस्टेंट रहेगा, उस कांस्टेंट को भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? जब हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू समथिंग दिया हो, या फिर उस इक्वेशन के हिसाब से कुछ और चीज़ें हमें दी हुई हों। अगर नहीं दी हुई होंगी तो जो हमारा फंक्शन है वो इतना ही डिराइव हो पाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी या अपनी नॉलेज के यूज़ से हम कुछ कर सकते हैं, तो सी की वैल्यू भी निकालने की कोशिश करेंगे, वरना क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब ये क्वेश्चन करेंगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। हैव अ नोट ऑफ इट। ओके, तो डायरेक्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन उठाते हैं। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे जब भी हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन, हमें क्या मिलता है? कैपिटल स्टॉक, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक्स में। जब भी हम इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। जब भी हम इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल रेवेन्यू। आई होप ये चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करके मार्जिनल कॉस्ट मिलता था तो इंटीग्रेट करके टोटल कॉस्ट मिलेगा। टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करके मार्जिनल रेवेन्यू मिलता था तो उसे इंटीग्रेट करके टोटल रेवेन्यू मिलेगा। तो इन्हीं चीज़ों की मदद से आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ इन्वेस्टमेंट इज़ गिवन 40t रेज़ टू पावर 3/5, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है इन अ फर्म, एंड कैपिटल स्टॉक एट t इज़ इक्वल्स टू 0। t यहाँ पर क्या होगा? टाइम। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल प्रोडक्शन के केस में हमेशा कैपिटल और इन्वेस्टमेंट को जब हम डील करेंगे तो t टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो एट t इज इक्वल्स टू 0 कैपिटल स्टॉक इज़ 75। फाइंड कैपिटल स्टॉक इक्वेशन।
उसने हमें कैपिटल स्टॉक इक्वेशन निकालने के लिए कहा है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इजीली कैपिटल स्टॉक मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, हम जस्ट एज सिंपल एज दैट इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dt। ये बात का याद रखना है, जिस वेरिएबल के साथ इक्वेशन दी हुई है उसी वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट करना है, और ना कुछ और लिखेंगे तो कैसे ही होगा और मार्क्स भी कट जाएंगे। तो इसको आगे करते हैं। इंटीग्रेशन इसका बहुत इजी है, 40 बाहर आ जाएगा, सिंपली t 3/5 dt इंटीग्रेट होगा। It will give me 3/5 will give me 3/5 plus 1 t raised to power 3/5 plus 1 upon 3/5 plus 1 plus c। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 5, दिस विल गिव मी 40 t raised to power 8/5 इंटू अपॉन में भी 8/5 आएगा जो कि फ्लिप हो जाएगा 5/8। 8 5 ज़ा 40 प्लस सी यहाँ रहेगा 5 5 ज़ा 25 t 8/5 प्लस सी आपका कैपिटल स्टॉक आ गया। ओके, अगर हमें ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो हम क्वेश्चन यहीं छोड़ देते और कुछ कर नहीं सकते ना। अब क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो हम क्या करेंगे, एट t इज इक्वल्स टू 0 हम k निकालेंगे। एट t इक्वल्स, इस तरह से मेंशन करने का मतलब होता है एट, इस लाइन के नीचे अगर हम सब उसमें मेंशन करते हैं इसका मतलब एट। तो k एट t इज इक्वल्स टू 0 इज़ 75, ये हमें गिवन है। तो कोशिश करेंगे इसको निकालने की। 75 k की जगह रखा हमने, t की जगह 0 रखा, 25 इंटू 0 प्लस c मतलब c इज इक्वल्स टू 75। इसको हम डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा जो k की फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो कुछ ऐसी होगी। आई होप ये समझ में आ गया। एक बार नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट, अदरवाइज़ इतना इंटीग्रेशन करने के बाद आई डोंट थिंक इस चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन होनी चाहिए। Okay, let's move to the next question. Okay, a question is, if marginal cost is given by 25 plus 30q minus 9q square and fixed cost is 55, find total cost, average cost, total variable cost। तो सॉल्यूशन वेरी इजीली हम करेंगे इस चीज़ को। इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू विल गिव मी टोटल कॉस्ट विच विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 25 प्लस 30q माइनस 9q स्क्वायर डी क्यू, which will give me 25q plus 30q square by 2 minus 9q cube by 3 plus c, ये 15 ये 3, 25q plus 15q square minus 3q cube plus c हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। आई होप यू गॉट इट। नाउ हमने पहले वीडियोस में देखा था और ये हम पहले भी जानते हैं कि टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का आपको आइडिया नहीं है तो आपको एक बार टोटल कॉस्ट का अपना कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ना चाहिए। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो फिक्स रहती है किसी भी फर्म में शुरू से ही। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करती है पर नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ पर, जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाती है, बट फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है और वो एक ही बार लगती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज़ 55, सो टोटल कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट है हमारी वो ये है और फिक्स्ड कॉस्ट जो है 55 है। तो क्लियरली जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हमें मिलता है वही यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट होगी, क्योंकि मान लो
इन केस फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है कि हम कोई क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तब भी जो प्रोड्यूस, गिव मी अ सेकेंड, ओके लेट्स कंटिन्यू। हाँ तो हम जो देख रहे हैं कि ये जो टोटल कॉस्ट निकली है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी। ये जो इक्वेशन आई है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी। क्वांटिटी चेंज होगी तो जो कॉस्ट है जो यहाँ पर निकली है वो भी चेंज होगी। तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई? ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? फ़िक्स्ड कॉस्ट आपको दी हुई है 55, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी 25Q प्लस 15Q स्क्वायर माइनस 3Q क्यूब प्लस 55। इन दोनों को कंपेयर करने पे हमें पता चलता है ये जो ये यहाँ से यहाँ तक का टर्म है ये आपका क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये जो सिर्फ और सिर्फ ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में वो आपकी क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है। और जो कॉस्ट क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होके हमारे प्रोडक्शन के दौरान लगती है या उसके दौरान लगती है तो उसे क्या कहते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमें गिवन था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 55 है तो डायरेक्टली हम पुट कर देंगे, आंसर विल बी दिस। नाउ एवरेज कॉस्ट हम जानते हैं टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू होता है विच विल बी 25 प्लस 15Q माइनस 3Q स्क्वायर प्लस 55 बाय Q। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम जानते हैं 25Q प्लस 15Q स्क्वायर माइनस 3Q क्यूब ही है, क्योंकि यही इस इक्वेशन का वो पार्ट है जो वेरिएबल है और क्यू पर डिपेंड कर रहा है। टोटल इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, ये फॉर्मूला होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो क्वांटिटी के बढ़ने पर चेंज हो जाए। लाइक मैं अगर 2 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरी 4 है। अगर मैं 5 क्वांटिटी कर रहा हूँ तो वही टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरी 5 हो जाएगी और मतलब बढ़ जाएगी। और जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है आपकी वो फिक्स रहती है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो इस वाली इक्वेशन में हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इट इज़ डिपेंडेंट ऑफ ऑन क्वांटिटी क्यू, लेकिन ये जो टर्म है ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी है, इसीलिए तो ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म को हम टोटल फिक्स कॉस्ट लेके चलते हैं और बचा हुआ टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है हमारा, एंड इट गिव्स अस दिस इक्वेशन। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट हम सब निकाल चुके हैं। आई होप यू गॉट इट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आई होप मैंने ज़्यादा छोटा नहीं लिखा है और ये क्लियरली विजिबल है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि अगर कंजम्पशन, सी इज़ हियर कंजम्पशन फंक्शन, अगर आपका कंजम्पशन फंक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC आपको दी हुई है 0.8, तो कंजम्पशन व्हेन इनकम इज़ 0 इज़ 40। कंजम्पशन जब आपकी इनकम 0 है, हमें 40 दिया हुआ है, तो फाइंड करो कंजम्पशन फंक्शन। तो हम करने की कोशिश करते हैं इसे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, बट इट इज़ क्लियरली लॉजिकल कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल कंजम्पशन मिलेगा। जब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें सेविंग फंक्शन मिलेगा। इट इज़ एक्चुअली वेरी क्लियर। लेट्स मूव फर्दर। सिंस इट इज़ अ फंक्शन ऑफ y तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dy। तो इस क्वेश्चन में MPC में क्या दिया हुआ है 0.8 विद रिस्पेक्ट टू dy। तो इट्स वेरी इजी, आंसर जो आपका आएगा वो 0.8y प्लस c आ जाएगा। वेरी इजी, मोस्ट बेसिक इंटीग्रेशन है। एंड जो क्वेश्चन में कहा है कि कंजम्पशन व्हेन इनकम इज 0, दैट इज C when y is 0 is 40। सो इस इक्वेशन में ये चीज़ें हम पुट कर देंगे। टोटल कंजम्पशन निकला है, इसको थोड़ा छोटा ले लेते हैं। दिस इज़ कांस्टेंट ऑफ कंजम्पशन, कंफ्यूज नहीं होना, ये C और ये C अलग है।
ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये जो c है ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन वाली वैल्यू है। तो करके देखते हैं। कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0.8y प्लस सी हमारे पास c डैश ले लेते हैं मेरे हिसाब से, इसको वो ठीक रहेगा। इस c डैश तो 40 इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू 0 प्लस c डैश, दिस विल गिव मी c डैश इज इक्वल्स टू 40, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा 40 है। तो जो टोटल कंजम्पशन का टोटली इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, वो ये होगी। आई होप क्लियर है। टोटल कंजम्पशन फंक्शन कम्प्लीटली हमने डिराइव कर लिया। इट इज़ दैट सिंपल।